Right. So let us begin this new journey of engineering mechanics. तो दोस्तों हम जब मैकेनिक्स वर्ड बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सो गाइज अगर हम बात करें मैकेनिक्स तो इट हैज नथिंग टू डू जस्ट विद द मशीन्स. मैकेनिक्स हैज टू डू everything with every object, right? Nothing in this world is existing without mechanics, right? It is the study of force and motion. Force and motion. तो क्या ये दुनिया में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है? There is nothing in this world जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है. एट द एंड कोई वैक्यूम में कोई ऑब्जेक्ट है तो भी ग्रेविटी है उसके ऊपर, राइट? सो देर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विदाउट अ फोर्स. तो हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिक्स की, मतलब स्टडी ऑफ फोर्सेज ऑन अ बॉडी. सो अल्टीमेटली इट कवर्स एवरीथिंग. तो मैकेनिक्स इज अ वेरी 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 ह्यूज ब्रांच. ओके, आप अपने इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक जो पढ़ते हो उसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स में आप लोग मैकेनिक्स यूज करते हो. इट कैन बी मशीन डिजाइन, इट कैन बी स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इट कैन बी फ्लूइड मैकेनिक्स. थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ मैकेनिक्स ऑफ गैसेस. ओके, बहुत सारी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के अंदर मटेरियल साइंस अगर पढ़ रहे हो, हाउ मेटल इज कट थ्रू अ कटर और शेपर और लेथ मशीन, वहां पे भी माइक्रो लेवल पे मैकेनिक्स है. ओके, इफ आई एम डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर देन ऑल्सो आई एम डीलिंग विथ मैकेनिक्स ऑफ द फोर्सेज, विंड, अर्थ, लाइव लोड, सो मेनी थिंग्स. ओके, तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैकेनिक्स एसेंशियली कवर्स एवरीथिंग. हम उसके फाउंडेशन को ले करेंगे नेक्स्ट 1 month और सो. वी विल बी लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ऑल योर इंजीनियरिंग अप्लाइड सब्जेक्ट्स. ऑलराइट. दूसरी एक चीज, मैकेनिक्स इज कंसिडर्ड टू बी एन अप्लाइड साइंस. इट इज नॉट अ फंडामेंटल साइंस. ओके, फंडामेंटल साइंस हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं. उसको जब अप्लाई किया जाए तब हमको मैकेनिक्स मिलता है. हमें यह पता है कि भैया फोर्स इक्वल्स टू ma, ठीक है, राइट? इसको ये बॉडी के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, दैट इज मैकेनिक्स. सो मैकेनिक्स इज अप्लाइड साइंस. कई जगह पे, कई IITs में, कई वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज में अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, बिकॉज मैकेनिक्स इटसेल्फ इज अप्लाइड. तो दोस्तों मैकेनिक्स में वी विल बी स्टडिंग अ लॉट अबाउट फोर्सेस. तो उसके पहले मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट डज मैकेनिक्स कवर्स. ऑब्वियसली ये आपने कई जगह पे देखा होगा. इट कवर्स स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स. तो स्टैटिक्स और डायनामिक्स में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? ऑब्वियसली स्टैटिक्स studies the objects which are not in motion. Dynamics studies the objects which are in motion or there is a change in their motion. ठीक है ना, राइट? अब डायनेमिक्स के अंदर वी हैव गॉट 2 सब ब्रांचेस. काइनेटिक्स. काइनेटिक्स मतलब वी आर स्टडीइंग द ऑब्जेक्ट इन मोशन without worrying about the forces acting on it, without worrying about the forces which are trying to tend the motion or forces which are acting on it. ठीक है? और जब हम सिर्फ मोशन की बात करते हैं देन इट इज काइनेटिक्स. जब हम फोर्स एंड मोशन साथ में बात करते हैं देन इट इज काइनेमेटिक्स. काइनेटिक्स के बीच में फोर्स आ गया, F इक्वल्स टू ma. ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है? काइनेटिक्स प्लस ma फोर्स इक्वल्स टू काइनेमेटिक्स. एवरीवन इज विथ मी? एवरीबॉडी? ऑलराइट. तो वी विल बी स्टार्टिंग ऑब्वियसली विथ स्टैटिक्स. ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोर्स सिस्टम्स, उसके बाद हम देखेंगे मोमेंट एंड कपल, ठीक है? आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग टू ट्रसेस. यहां तक होगा स्टैटिक्स. उसके बाद हम देखेंगे प्लेन एंड रोटरी मोशन, CGMI, फ्रिक्शन, जो होगा डायनेमिक्स. ऑलराइट. तो ये सारी चीजें कवर होगी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर. नाउ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स combinedly are called mechanics of solids. Okay, so don't
गेट कंफ्यूज कि ये सब्जेक्ट तो हमारे यूनिवर्सिटी सिलेबस में था नहीं था. डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल बी कॉलिंग इट मॉस, बट एसेंशियली यू आर स्टडिंग दिस. एंड अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज में मॉस के अंदर इसके ऊपर ही ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन फोर्सेस कैसे बने, कैसे उसको कंसिडर किया जाए, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है. दैट्स वाई ओवर हियर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आप शायद पहली बार देख रहे हो. ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन आवर जर्नी. सबसे पहले वी मस्ट बी अवेयर अबाउट द यूनिट्स. तो मुझे बताइए, व्हाट आर द 7 SI यूनिट्स? इसके बाद आते हैं सब एम्पियर और कैंडेला एंड वो सब, विच विल बी नॉट रिक्वायर्ड. यहां से हमारा मैकेनिक्स पूरा हो जाएगा. मीटर और टाइम, लेंथ और टाइम को मिला दे, देन वी हैव मोशन. मोशन में से एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, और उसके साथ मास जब मिल जाएगा देन वी विल हैव फोर्स, और उसके साथ एक बार और डिस्टेंस जब मिलेगा देन वी विल हैव मोमेंट. ओके, एंड ऑल्सो वी विल बी हैविंग वर्क. ऑलराइट, तो मैकेनिक्स के लिए अगर हम देखें तो ये चीजें चाहिए, एम्पियर, कैंडेला, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है. राइट, सो वी नो दिस. नाउ मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोन, मैंने काफी बार देखा है 10⁻⁴ जो है उसमें कन्वर्जन करने में काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है. ठीक है, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कि 10⁻18 से लेकर 10⁻+15 तक what are the units. So and this is centi, milli, micro, then nano, pico, femto and atto. अब आगे जाते हैं. 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 6, 9, 12. क्या होगा यहां पे? है ना? गुड. सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद मुझे बताइए यहां पे यू कैन फिल मोर देन वन आंसर्स, यू कैन फिल मोर देन वन आंसर्स ओवर हियर. ओके ओके, तो अब मुझे बताओ, इफ 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन व्हाट डू वी मीन बाय 1 डाइन? ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट,
नाउ लेट अस मूव टू द एक्चुअल सब्जेक्ट. सो गाइज, सबसे ज्यादा बार हम लोग जो वर्ड यूज करने वाले हैं मैकेनिक्स के अंदर, दैट इज फोर्स. तो मुझे बताइए, फोर्स की डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे? एन इफेक्ट विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी. हर बार जरूरी नहीं है कि वो स्टेट चेंज करे ही करे. ओके, ऐसा क्यों? अगर कोई बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, ओके, और उसके ऊपर मैंने छोटा सा 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ना तो ये मूव करेगा ना तो ये डिफॉर्म करेगा, फिर भी फोर्स तो है ना. सो चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी. इट इज ट्राइंग टू चेंज, कर नहीं पा रहा है लेकिन वो ट्राई तो कर रहा है, राइट? सो दैट इज फोर्स. एवरीबॉडी, मैकेनिक्स में हमारे पास बहुत कम थियरी होगी गाइस, क्योंकि ये अप्लाइड सब्जेक्ट है. सो डेफिनेशन ऑफ फोर्स वी कैन राइट, इससे अलग वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, बट दिस इज जस्ट वन ऑफ द डेफिनेशंस. एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रॉयज और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. अब देखो ये डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है, राइट? तो ये डेफिनेशन वैलिड है फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. दिस डेफिनेशन विल बी वैलिड फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. तब तक हम ये बोल सकते हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विथ रिजिड बॉडीज. अग्रीड? ओके, गुड. नाउ यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. A force which can produce an acceleration of 1 meter per second square, 1 होना चाहिए, 1 meter per second square in mass of 1 kg is called 1 Newton force. अब फोर्स को न्यूटन का नाम क्यों दिया गया? बिकॉज सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया है, सबसे इफेक्टिव काम बोल सकते हैं उन्होंने किया है मैकेनिक्स के अंदर, राइट? न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम जब अभी स्टडी कर रहे हैं ना, दैट इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स. ऑलराइट, तो थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं. मैकेनिक्स के ऊपर स्टडीज शुरू हुए करीब, एविडेंस है करीब 3-4 हजार साल पहले, उससे पहले भी हो सकता है. ओके, वी डोंट नो एक्चुअली क्या हुआ था, लेकिन देर आर एविडेंस, देर आर बुक्स और पेपर्स रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम बिफोर क्राइस्ट 1500 ईयर्स, जहां पे बेसिक मैकेनिक्स के ऊपर लोगों ने स्टडी करना शुरू किया. ओके, धीरे 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 उसमें काफी सारी चीजें की गई. मोस्ट ऑफ देम वर अप्लाइड. जैसे हम बात करते हैं मैकेनिक्स अप्लाइड है, तो मतलब ऐसे स्टडीज थे उस टाइम के साइंटिस्ट के कि भैया ये चीज के ऊपर अगर आप ऐसा करते हो तो ये होता है. ओके, दैट वाज द स्टडी. सर आइजैक न्यूटन ने हमको क्या दिया? कुछ लॉ दिए जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल. समझ रहे हो डिफरेंस? अप्लाइड रिसर्च काफी टाइम से हो रहा था, स्टडीज हो रहे थे पर्टिकुलर फॉर दैट ऑब्जेक्ट, कि ऐसा करे तो ये होगा, ऐसा करे तो वो होगा. सर आइजैक न्यूटन इंट्रोड्यूस्ड यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन आप सबको पता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, इट विल ऑल्सो बी देयर इन थियरी. बहुत वाइडली पॉपुलर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 1, 2 एंड 3. सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? अलग अलग स्टेटमेंट में सेम चीज. तो हमने जो फोर्स की डेफिनेशन अभी देखी मैकेनिक्स में, दैट वाज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ. बोल सकते हैं क्या? एक्सटर्नल फोर्स के बिना बॉडी के मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसी के ऊपर से हमने डेफिनेशन बनाई. बोल सकते हैं? यस. ओके, व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एक्चुअली दिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इसको हमने बनाया मास को कांस्टेंट लेकर. समझे? अगर आपको आईआईटी में इंटरव्यू में पूछा जाए ना व्हाट इज सेकेंड लॉ, अगर ये बोलोगे तो नहीं चलेगा भैया. मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है एवरीबॉडी?
This was derived from second law. This is not the second law. This is the second law. Force, rate of change of momentum gives us the force. Alright. And what is the third law? ये सबको पता होगा. Every action has equal and opposite reaction. Okay, either measurable, tangible, clearly visible, or it might be invisible, but it is there. Okay, every action has equal and opposite reaction. So first and third laws are very simple. अब आपको पता है, actually this is wrong. हम जो कुछ भी कर रहे हैं इंजीनियरिंग में फोर्सेस को लेकर न्यूटोनियन मैकेनिक्स से करते हैं हम लोग, एंड एक्चुअली न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज रॉन्ग. हम सब कुछ जो कर रहे हैं वो गलत है एक्चुअल में. कैन एनीबडी टेल मी हाउ? टाइम इज नॉट कॉन्स्टेंट. टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट. कांस्टेंट नहीं, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट. वहां पे है सबसे बड़ा प्रॉब्लम. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या दिया था? जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट? उसमें उन्होंने क्या बोला? टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट. आप एक जगह पे कोई एक बॉडी v1 वेलोसिटी से मोशन में है और दूसरा बॉडी v2 वेलोसिटी से मोशन में है, तो टाइम दोनों के लिए सेम स्पीड में नहीं चलेगा. दिस इज द एसेंस ऑफ थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कि बॉडी का स्पीड जितना बढ़ता है उतना उसके लिए टाइम स्लो होता है. ध्यान से सुनिए, बॉडी की स्पीड जितनी बढ़ेगी, वेलोसिटी जितनी इंक्रीज होगी, उतना उसके लिए टाइम स्लो होता है. ओके, दैट वाज थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का एसेंस, राइट? तो उसके हिसाब से क्या हो गया कि अगर कोई एक बॉडी का 1000 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है और दूसरे बॉडी का है 10 लाख मीटर पर सेकेंड, ओके, तो ये पर सेकेंड ही एक्चुअली अलग है. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? आई डोंट नीड यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस इज फॉर योर नॉलेज. न्यूटन मैकेनिक्स में कहां पे गलती है ये हम लोग अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं. थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या? अगर हम ऐसा अज्यूम कर ले कि यार टाइम खुद ही इसके साथ चेंज हो रहा है, तो फिर ये सब तो गलत हो जाएगा ना. जो चीज चेंज हो रही है उसके रेफरेंस में हम लोग डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते. और पूरा न्यूटन एंड मैकेनिक्स यही है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, फिर भी हम लोग क्यों ये फॉलो करते हैं? पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है. इसको फॉलो करके लोग नोबेल प्राइज ले जाते हैं. इसको फॉलो करके सारे मशीन्स, एवरीथिंग इज डिजाइन्ड. व्हाई? Because this rate of change, this value of the difference is negligible. Value of this difference is negligible. क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या दिखाया, और अभी तो वो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके प्रूव भी किया गया, कि जब लाइट की स्पीड से चलते हैं ना, लाइट की स्पीड अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, जब उसको अचीव करते हैं तब टाइम स्टॉप हो जाता है. ठीक है, तो अगर हम 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट पे चलते हैं तो टाइम में 10% स्लो होता है सिर्फ, राइट? सो इट इज प्रैक्टिकली अवॉइडेबल कि यार इसको निग्लेक्ट कर देते, क्योंकि देयर इज नो वे यू आर गोइंग टू अचीव लाइक एटलीस्ट इवन 2 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड. कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हमको ये कंसीडर करने की जरूरत पड़े? कुछ भी नहीं. इसके कंपैरिजन में दिस इज नेग्लिजिबल, राइट? दिस इज नॉट नेग्लिजिबल. ये 10 लाख मीटर्स पर सेकेंड बोल दिया मैंने दिखाने के लिए कि टाइम में चेंज होगा, राइट? बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम सोचे तो व्हाट आर वी लुकिंग एट? व्हाट काइंड ऑफ स्पीड्स? 1000 किलोमीटर्स पर आवर, 10,000 किलोमीटर्स पर आवर, तो डिवाइडेड बाय 3600, तो पर सेकेंड तो हम लोग कहीं पे नहीं है. वी आर नॉट इवन इन द वर्ल्ड ऑफ 1000 किलोमीटर्स पर सेकेंड, है ना? एवरीबडी इज गेटिंग दैट. तो ये जो टाइम में जो वेरिएशन होता है दैट इज 10⁻20, 10⁻30 और उससे भी छोटे फ्रैक्शन में होता है. सो
ये हमको प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस में या एक्चुअल आउटकम में अफेक्ट नहीं कर। तो दैट इज व्हाई वी डोंट फोकस ऑन रिलेटिविटी, वी ओनली फोकस ऑन न्यूटोनियन मैकेनिक्स बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट करेक्ट, इट इज 99.99999999% करेक्ट। ओके, इतने जंप्स तो डेटॉल भी नहीं मार पाता है, तो इसको तो फॉलो करेंगे ना हम लोग, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी फॉलो न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वी टेक इट एज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड के रिजल्ट्स में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थियरी की तरफ। अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ यहां पे वैल्यू होनी चाहिए 9.81, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g 9.81 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। g लिखा है, आपको पता है दैट इज 9.81। तो अगर उतना कंसीडर किया जाए उसके लिए जितना फोर्स चाहिए दैट इज 1 kgf फोर्स। You cannot write 1 kg, you have to write 1 kgf. Types of forces, I don't want you to guess, let us discuss it right away. Contact force का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो सरफेस पे लग रहा है, ऐसा फोर्स जो सरफेस पे लग रहा है, ओके। एंड बॉडी फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जिसको हम सीजी पे कंसीडर कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कंसीडर कर सकते हैं। अगर यहां पे कोई फोर्स ऐसे लग रहा है देन इट इज अ कांटेक्ट फोर्स, ओके। लेकिन जो वेट है उसको हम सीजी से कंसीडर करेंगे। एक्चुअली वेट की इफेक्ट हमको दिखेगी यहां पे, है ना, एक्चुअली उसकी इफेक्ट यहां पे दिखेगी, लेकिन हम उसको कंसीडर कर रहे हैं सीजी से, देन इट इज बॉडी फोर्स। तो सरफेस फोर्स एंड बॉडी फोर्स, कांटेक्ट फोर्स एंड बॉडी फोर्स, ओके। देन पॉइंट फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस। एक पॉइंट पे लग रहा है या लाइन ऑफ एक्शन पे या कोई सरफेस पे लग रहा है देन इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, राइट। एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है और ऑब्जेक्ट के अंदर की अपनी एक्टिविटी की वजह से, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की वजह से जो हो रहा है, वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस ओनली। ये हो जाता है थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा सा केमिस्ट्री, ओके। वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस, राइट। एक्शन एंड रिएक्शन, वी ऑल नो व्हाट इज दैट, फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फोर्स, राइट। इसका तो पूरा चैप्टर करेंगे। विंड फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, कोहेजन एंड एडेशन, व्हाट इज द डिफरेंस। ये तो पक्का मुझे पता है, आपने रट्टा मारा ही होगा इसका। व्हाट इज कोहेजन एंड व्हाट इज एडेशन, व्हाट इज द डिफरेंस। कोहेजन एंड एडेशन बोथ आर अट्रैक्शंस। कोहेजन इज अट्रैक्शन बिटवीन सेम मटेरियल, अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, एंड एडेशन इज अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है। कोहेजन मीन्स attraction force between same molecules, same material. Adhesion means attraction between different type of materials, different molecules, okay. फेविकॉल को क्या बोलते हैं हम, एडेसिव, बिकॉज वो दो अलग अलग टाइप की चीजों को भी जोड़ सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडेसिव, ओके। कोहेसिव मतलब सेम चीजों के बीच का अट्रैक्शन। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस। कोहेजन एंड एडेशन, दोनों में से कोई भी रिपल्जन नहीं है, दोनों अट्रैक्शन ही है, बट सेम टाइप के बीच में अट्रैक्शन इज कोहेजन, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बीच में अट्रैक्शन इज एडहेजन, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो ऐसे कि जैसे ग्लू है, फेविकॉल है, उसको क्या बोला जाता है, एडेसिव, बिकॉज इट कैन बाइंड टू डिफरेंट मटेरियल्स टुगेदर, ओके। थर्मल फोर्स बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखेंगे, ऑलराइट। सो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, इसमें ऐसे सब टाइप तो आप बहुत सारे बना सकते हो। एंड आवर एसेंस ऑफ दिस चैप्टर, सिस्टम्स ऑफ फोर्सेस। जब एक से ज्यादा फोर्स साथ में है हमारे स्टडी में, एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, देन इट इज सिस्टम ऑफ फोर्सेस। एंड यूजुअली एवरीथिंग इज अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, क्योंकि ग्रेविटी, फ्रिक्शन, ये सब तो पिक्चर में आ ही जाएगा, तो देयर विल ऑलवेज बी मोर देन वन फोर्स, ओके। सो यूजुअली हर एक बॉडी का जब हम स्टडी करते हैं तो वी आर नॉट स्टडीइंग अ सिंगल फोर्स, वी आर स्टडीइंग
सिस्टम ऑफ फोर्सेस. ओके, तो ये जो फोर्सेस है इसके सिस्टम को मैकेनिक्स के लिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कैसे कैसे डिफाइन करते हैं? कोप्लेनर फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस, कोलिनियर फोर्सेस. कोप्लेनर फोर्सेस, अगर ये 2D में एक सिंगल प्लेन में है, देन दिस टू आर कोप्लेनर फोर्सेस. Forces need to be only in a single plane. Okay, nothing else. All right. Then we have concurrent forces. Forces acting on a same point. Concurrent forces. And we have collinear forces. Collinear forces. ठीक है, क्या बोला मैंने? कोप्लेनर, कॉन्करेंट एंड कोलिनियर फोर्सेस. कोप्लेनर, कॉन्करेंट एंड कोलिनियर फोर्सेस. तो चलो मैं पूछता हूं आपको क्वेश्चन. अगर फोर्सेस कॉन्करेंट हैं, अगर फोर्सेस कॉन्करेंट है तो क्या वो कोप्लेनर होंगे? अगर फोर्सेस कॉन्करेंट हैं तो क्या वो कोप्लेनर होंगे? अगर फोर्सेस कॉन्करेंट हैं तो क्या वो कोप्लेनर होंगे? द करेक्ट आंसर इज नॉट नेसेसरीली. कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. ओके, अगर सिर्फ दो फोर्स है इफ वी हैव गॉट जस्ट टू फोर्सेस, तो उनको कवर करने वाला एक प्लेन तो बन ही सकता है. बट अगर दो से ज्यादा फोर्सेस है तो दे कैन बी इन अ प्लेन और दे कैन बी इन डिफरेंट प्लेन्स ऑल्सो. जस्ट इमेजिन 3 एक्सिस. जस्ट इमेजिन 3 एक्सिस. ओके, अगर इन दोनों का एक प्लेन बनाया तो ये फोर्स वो प्लेन के बाहर है, अगर इनका प्लेन बनाया तो ये फोर्स उसके बाहर है. ठीक है, एवरीबडी इज गेटिंग दिस. These are 3 forces meeting at a point, but they are not in the same plane. So concurrent होने से ये डिफाइन नहीं होता है कि वो कोप्लेनर भी है. Everybody? Okay, good. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर फोर्सेस कोलिनियर है तो क्या कोप्लेनर है क्या? अगर फोर्सेस कोलिनियर है तो कोप्लेनर होंगे. Yes, they have to be. There will be a plane which is passing through all these forces. जो एक लाइन में से पास हो रहा है वैसा प्लेन बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा, राइट? सो कोप्लेनर, कॉन्करेंट, कोलिनियर फोर्सेस. Then subtype coplanar concurrent forces, coplanar non-concurrent forces. अगर इनको एक प्लेन में ले लिया तो ये these are coplanar concurrent forces. These are coplanar but non-concurrent. एक पॉइंट पे ये इकट्ठा नहीं हो रहे. ओके, उसके बाद है नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, मतलब अलग अलग डायरेक्शन के अलग अलग 3-4 फोर्स. नॉन कोप्लेनर फोर्सेस. ओके, जो एक प्लेन में है ही नहीं जो फोर्स. अगर एक फोर्स यहां पे लग रहा है, दूसरा फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, तीसरा फोर्स यहां पे डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये फोर्सेस आर नॉन कोप्लेनर फोर्सेस. इनको एक प्लेन में हम साथ में ले ही नहीं सकते. ठीक है, नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉन्करेंट. ओके, क्योंकि नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट भी हो सकते हैं, हमने अभी देखा था हाथ में 3 फोर्सेस दिखाकर, राइट? तो नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट. लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. लाइक पैरेलल फोर्सेस, वैल्यू सेम है दोनों की और दोनों पैरेलल है. एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस.
ओके, दिस विल बी वेरी यूजफुल इन केस ऑफ अ कपल, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, ओके। अनलाइक के लिए वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है, ऑलराइट। स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल के सारे एक साथ देख लेते हैं। स्पेशल कॉन्करेंट, स्पेशल नॉन कॉन्करेंट, लाइक फोर्सेस, स्पेशल नॉन कॉन्करेंट, अनलाइक फोर्सेस, ओके। तो ये क्या है, स्पेशल फोर्सेस मतलब फोर्स सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्पेस, फोर्स सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्पेस, like in case of a truss, in case of a building, a frame structure, ठीक है। जैसे कि आप अज्यूम करो कि एक बिल्डिंग है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ओके। राइट नाउ ओनली कॉलम्स एंड बीम्स आर देयर, अगर ऐसे अज्यूम करें ओनली कॉलम्स एंड बीम्स काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, ओके। ये मैंने गलत बना दिया, अगर ऐसा कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड, तो अज्यूम करो कि सिर्फ कॉलम्स एंड बीम्स अभी बने हुए हैं, बाकी सब खाली है, ओके। और इन केस ऑफ अ फ्रेम स्ट्रक्चर जब बाकी सब ब्रिक वर्क, मैसनरी वर्क कर दिया जाए, तब भी कंसीडर यही किया जाता है कि फोर्स सिर्फ इनके ऊपर लगेगा, ये पता होगा आपको फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए, राइट। तो इसके अंदर फोर्सेस आर डिफाइंड इन व्हाट मैनर, कि भैया जब इसके ऊपर लाइव लोड लगेगा या इतना विंड लोड लगेगा तो ये ऐसे ट्रांसमिट होगा, समझ रहे हो। तो द फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड, फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड, फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्पेस, फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्पेस, प्रॉपरली सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर फोर्स की वैल्यू चेंज होती है, इंक्रीज होती है, रिड्यूस होती है, तो भी कभी ऐसा नहीं होगा कि यहां बीच में से फोर्स आएगा, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। एवरीवन इज गेटिंग दिस? then it is known as a special force system. Forces are distributed over a space, forces are distributed over a space. हम ट्रस में यही करते हैं, बट हम लोग सिर्फ 2D ट्रस देखते हैं, 3D ट्रस में स्पेशल सिस्टम ही होता है, ओके। तो स्पेशल सिस्टम में वी हैव 3 केसेस, स्पेशल कॉन्करेंट जो मैं अभी बताता हूं, स्पेशल नॉन कॉन्करेंट में लाइक फोर्सेस, लाइक फोर्सेस मतलब सारे के सारे फोर्सेस की वैल्यू सेम है। इट हैपन्स इन काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ट्रस, कोई स्टेडियम का रूफ है तो सारे यूनिफॉर्म मेंबर्स होंगे, ओके, पूरा डिजाइन सेम होगा, तो एक लाइक फोर्स सिस्टम बनता है। एंड अनलाइक फोर्स सिस्टम, जैसे कि ये एक बिल्डिंग है, जरूरी नहीं है कि यहां पे ऊपर जितना लोड रखा जाए उतना ही लोड यहां पे भी आएगा, ठीक है। तो देन इट इज अनलाइक फोर्स सिस्टम, स्पेशल फोर्स सिस्टम विथ अनलाइक फोर्सेस। एवरीवन इज गेटिंग दिस? स्पेशल फोर्स सिस्टम, स्पेशल, स्पेशल नहीं, स्पेशल फोर्स सिस्टम, फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्पेस। अब हम आगे बढ़ते हैं, नाउ वी आर गेटिंग इनटू इंजीनियरिंग। अभी तक जो था थियरी था, क्लासिफिकेशन था, अब एक इंजीनियर का रोल आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फोर्सेस, अप्लाई दिस फंडामेंटल्स, ओके। तो अप्लाई करने के लिए पहले हमें रूल्स पता होने चाहिए। तो लॉज, न्यूटन्स लॉज हमने देखे, उसके बाद जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी मैकेनिक्स में, उसमें 3 अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस, ये सब कॉमन सेंस बेस्ड ही है, लेकिन अप्लाई करने के टाइम पे कभी कभी कॉमन सेंस काम नहीं आती है। अगर हमको पता नहीं है कि ऐसा ही करना है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, अलग अलग लॉजिक ढूंढता है कि शायद ऐसा हो सकता है, या फिर देयर इज अ चांस कि शायद ऐसा हो, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि दिस इज द रूल, ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है।
if a number of forces acting simultaneously on a particle R होना चाहिए, if a number of forces are acting simultaneously on a particle, then each one of them will produce the same effect which it would have done while acting alone. बहुत सिंपल सी बात है. अगर ये बॉडी पे एक फोर्स लग रहा था, मैंने दूसरा कोई फोर्स भी लगाया, तो इसकी वजह से इसकी इफेक्ट कम हो जाएगी क्या? नहीं, इफेक्ट कम नहीं होगी, काउंटर हो सकती है. ओके, बट ये अकेले जितनी इफेक्ट लगा रहा था, अगर 10 न्यूटन लगा रहा था, तो ये अभी भी 10 न्यूटन का ही इफेक्ट देगा. समझ रहे हो? बहुत सिंपल सी बात है. मल्टीपल फोर्सेस आ जाने से कोई एक फोर्स की जो इफेक्ट हो रही थी वो कम नहीं होती है, दूसरे की ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, लेकिन इसकी इफेक्ट तो जितनी थी उतनी ही रहेगी. बहुत सिंपल सी बात है, राइट एवरीबॉडी? सेकेंड वन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. If two equal, opposite and collinear forces are added to or removed from the system, there will be no change in the system and position. Obviously, two equal, opposite, collinear forces are added to or removed from the system, there will be no change. ऐसा है किसी को जो समझ में नहीं आया? If two equal and opposite forces are added to or removed from the system, equal, opposite and collinear. कोलिनियर नहीं है तो मोमेंट आ सकता है, रोटेशन हो सकता है, राइट? इक्वल, ऑपोजिट एंड कोलिनियर फोर्सेस, टू इक्वल, ऑपोजिट एंड कोलिनियर फोर्सेस आर एडेड टू और रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिंपल सी बात है ये, राइट? तो सर फिर ऐसे प्रिंसिपल का यूज क्या है? ऐसा प्रिंसिपल क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? बिकॉज वाइल एनालाइजिंग द सिस्टम समटाइम्स वी नीड टू डू दिस. हम कभी कभी करते हैं ना, साइन एक्स है तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स, ताकि हमको साइन एक्स अपॉन एक्स मिल जाए. ओके, तो ये क्या किया? टू इक्वल एंड ऑपोजिट थिंग्स एडेड टू द सिस्टम. समझ रहे हो? तो फोर्स का एनालिसिस करने के लिए भी हमको ऐसी जरूरत पड़ती है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को सिस्टम में ऐड करो या उसको निकाल दो, तो एनालिसिस में हेल्प होती है. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. इफ अ फोर्स एक्ट्स एट एनी पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी, it may also be considered to be acting at any other point on its line of action, provided the point is rigidly connected with the body. Okay, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी गाइस. कई बार हम लोग इसको यूज करते हैं विदाउट नोइंग कि हमने यूज किया. अगर ये फोर्स यहां पे लग रहा है 10 न्यूटन, उसी की लाइन ऑफ एक्शन में हम यहां पे 10 न्यूटन का पुल भी ले सकते हैं. दिस हैज द सेम इफेक्ट इफ दिस इज अ रिजिड बॉडी. समझ में आ रहा है? वी कैन ट्रांसमिट द फोर्स एनीवेयर ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन. Resultant means if multiple forces are acting on a body, then resultant means that force which will have the same effect as the system of forces. जैसे कि ये दो फोर्स है अगर यहाँ पे, तो इन दोनों को मिला के जो असर होने वाला है, अगर ये 5 न्यूटन है तो इसका जो भी बनेगा समथिंग वैल्यू रिजल्टेंट इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो इफ वी हैव सच अ फोर्स की जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी के ऊपर, जो इफेक्ट ये दो फोर्स मिलके कर रहे हैं, देन इट इज रिजल्टेंट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस. समझ में आ रहा है सबको? It will produce the same overall final effect. Alright, ये हमको पता ही है, हम बस इसके टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी क्लियर कर रहे हैं. रिजल्टेंट तो फाइंड करते ही रहते हैं हम लोग, राइट?
number of forces P1, P2, P3, P4, etc. are acting simultaneously on a particle, it is possible to find out a single force which could replace them. Okay, a single force which could replace them, that means which would produce the same effect as produced by all forces together. It is an equilibrant force. Resultant के opposite में equal and opposite जो force लगाया जाए उसको बोलते हैं equilibrant force. मतलब force required to hold the body in equilibrium. अगर हमको पता है ये दो फोर्स लगाने का रिजल्टेंट ये होता है, उसकी वजह से बॉडी ऐसे मूव करेगा, तो वो मूव ना करे, अल्टीमेटली वी वांट टू होल्ड द स्ट्रक्चर, अगर ये ऑब्जेक्टिव है, देन वी विल हैव वन इक्विलिब्रेंट फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, equal value and opposite direction, okay, to hold the body in the same position. That is known as equilibrant force, which is used or which is required to hold the body in equilibrium. ठीक है? Resultant का opposite force, equilibrant force. All right. After that, अब हम काम करेंगे जो करने के लिए मैकेनिक्स शुरू किया हमने. All right. So what is that? Composition of forces. मतलब forces का analysis हम कैसे कैसे करते हैं. How do we find resultant? How do we find effect on the body? How do we find equilibrant force if required to hold the equilibrium? Right. तो ये सब करने की हमारे पास कुछ analytical methods है और कुछ graphical methods होती है. All right. कौन कौन सी analytical methods? Parallelogram law of forces, triangle law of forces and resolution of forces. Almost everyone is familiar with this. Okay, ये स्कूल में हमने यूज किए ही है, अगर 11th स्टैंडर्ड पढ़े हैं तो पक्का किए फिजिक्स में, राइट? तो ये तीन फोर्सेस से हम लोग रिजल्टेंट्स फाइंड करते हैं, तीन लॉ से. एंड ग्राफिकल मेथड जो है विच विल नॉट बी वेरी मच यूजफुल इन गेट, बिकॉज गेट में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, टाइम भी बहुत मैटर करता है. सो जनरली वी डोंट गो फॉर ग्राफिकल मेथड्स इन गेट, बट ग्राफिकल मेथड्स भी बहुत आसान है. आप बस स्केल्ड डायग्राम बनाते हो रिप्रेजेंटेशन के लिए और रिजल्टेंट फाइंड करते हो. ठीक है, वी विल डिस्कस देम आल्सो, बट वी विल अप्लाई दीज थ्री ऑन अ लार्जर स्केल. ओके, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. So guys, let us start with parallelogram law of forces now, the most fundamental one, parallelogram law of forces. इसमें आपको लिखना भी पड़ेगा, theory will not be sufficient, this is application. Okay, parallelogram law of forces क्या बोलता है? If I have got two concurrent forces which are leaving from the same point, two concurrent forces which are leaving from the same point. Okay, leaving from the same point मतलब ऐसा, two concurrent forces leaving from the same point. Okay, then resultant कैसे बनेगा ये हम सबको पता है, मैं कुछ ऐसी बात नहीं बता रहा हूं जो आप शायद पहली बार देख रहे हो. दिस विल बी द रिजल्टेंट, राइट? इफ वी हैव गॉट टू फोर्सेस P and Q with angle theta between them, then we will have a resultant force like this. Okay, तो इसका स्टेटमेंट कैसे बोल सकते हैं हम लोग? देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ वेज. मैं कोई डेफिनेशन याद नहीं रखता हूं, हर बार मैं ऑन द स्पॉट ही आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं. इफ वी हैव टू concurrent forces which can be represented as two sides of a parallelogram, then the resultant can be given by the diagonal of the parallelogram. If we have two concurrent forces which can represent two sides of a parallelogram, then the resultant will be the diagonal of the parallelogram. ठीक है? Everyone, are you getting the statement?
एवरीबॉडी? तो इसके ऊपर से हम लोग कुछ काम कर सकते हैं. ओके, दिस इज Q, देन दिस विल ऑल्सो बी Q, इक्विवेलेंट टू Q. ये साइड भी इक्विवेलेंट टू Q होगा ना, राइट? एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. ये दो पैरेलल है एक दूसरे को. एवरीबॉडी अग्रीज विद दिस? This can be equal to Q and this will be equal to theta. Everybody? Okay. तो मैं लिख सकता हूं this is Q cos theta and this is Q sin theta. Can I write this? ओके, तो दिस इज अ वेरी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर ट्राइंगल AEC. फॉर ट्राइंगल AEC, it is a right angle triangle over here. Okay, तो बस R equals to hypotenuse. So what is AE? P plus Q cos theta, इसका स्क्वायर प्लस Q साइन थीटा का स्क्वायर. ओके, सो अगर हम इसको एक्सपैंड करें, सो व्हाट डू वी गेट? P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ओके, सो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विल बी 1, सो दिस होल टर्म विल बिकम Q square, right? So finally what did we get? P square plus Q square plus 2PQ cos theta. ये हमने याद रखा ही होगा फिजिक्स के अंदर, right? That is how we get resultant as the diagonal of the parallelogram. It will be P square plus Q square plus 2PQ cos theta, right? Everyone? And how can we find this angle alpha? Once again, looking at the same triangle, ट्राइंगल AEC में ही काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? लुकिंग एट द सेम ट्राइंगल, tan अल्फा विल बी इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा. बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमने अप्लाई करी है स्कूल लेवल की, राइट? क्या किया हमने? वी हैड टू फोर्सेस P एंड Q विथ एंगल थीटा बिटवीन देम. हमने एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया, तो पैरेलल इक्वल साइड जो है दैट विल आल्सो बी इक्वल टू Q और एंगल थीटा मिलेगा. तो यहां से हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला, जिसको सॉल्व करने पे हमको हाइपोटेनियस, पाइथागोरस अप्लाई करने पे हाइपोटेनियस इक्वल टू रिजल्टेंट, ये फॉर्मूला मिला. और रिजल्टेंट का वन ऑफ द फोर्सेस के साथ एंगल कैसे मिलेगा? बाय यूजिंग tan अल्फा फॉर द सेम ट्राइंगल. ओके, अब दोस्तों यहां पे इंपॉर्टेंट थिंग टू बी फोकस्ड इज both the forces should be outward from the point. Both the forces should be outward from the point. Okay, अब जब हमारे कंसर्न पॉइंट से कोई फोर्स बाहर जा रहा है, then it is considered tensile. यही फोर्स अगर ऐसे आता है then it is considered compressive. Okay, तो अगर हमारे पास दो ऐसे फोर्सेस होते, both of them will be, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि two compressive forces are acting on a point.
तो इस पे पैरेललोग्राम कैसे अप्लाई करते? बाय यूजिंग ट्रांसमिसिबिलिटी। अभी हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। सेम थिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ये फोर्स को यहां पे ले लो और ये फोर्स को यहां पे ले लो, वी कैन मेक इट टेंसाइल। समझ रहे हो? बोथ द फोर्सेज मस्ट बी आउटवर्ड, बोथ द फोर्सेज मस्ट बी आउटवर्ड गोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फॉर पैरेललोग्राम लॉ दोनों फोर्स पॉइंट से बाहर निकलने चाहिए, वही सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ट्रांसमिसिबिलिटी यूज करके वैसी सिचुएशन बनाओ पहले, उसके बाद पैरेललोग्राम बनाओ। ठीक है? सो दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अल्फा एंगल जो फोर्स के साथ है, लिसन केयरफुली प्लीज, अल्फा एंगल जो फोर्स के साथ है वो फोर्स एक ही बार आएगा और नीचे आएगा। ओके अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया यहां पे कोई एंगल है बीटा, देन tan बीटा वुड हैव बीन P sin थीटा अपॉन Q प्लस P cos थीटा। ये दिस इज अ वेरी कॉमन सिली मिस्टेक्स समटाइम्स स्टूडेंट्स मेक इन द एग्जाम। एंगल जिसके साथ पूछा है वो फोर्स यहां पे आएगा, यहां पे गलती से उल्टा नहीं ले लेना, P और Q को इंटरचेंज नहीं कर देना। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? जो रिजल्टेंट का एंगल जो फोर्स के साथ चाहिए वो फोर्स नीचे आएगा और एक ही बार आएगा। इसको भी अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट दिस डाउन सो दैट वी हैव नो स्कोप ऑफ मेकिंग एनी मिस्टेक्स। क्लियर? So are you guys ready for the examples? दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दिस इज अ कंप्लीटली अप्लाइड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल सॉल्व करने में हमें जल्दी नहीं करनी है। वी वांट टू रिड्यूस सिली मिस्टेक्स फर्स्ट। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आंसर। टेक केयर ऑफ द यूनिट्स, टेक केयर ऑफ द कैलकुलेशंस। सही आंसर आना जरूरी है। लुक एट व्हाट रिक्वायर्ड यूनिट इज देयर, ओके, और उसमें आंसर आना चाहिए। सिस्टम्स ऑफ फोर्सेस, क्वेश्चन नंबर 1, two tensile forces 50 kilonewton and 40 kilonewton acting at a point with 60 degree angle between them, find magnitude and direction of the resultant। इसके क्वेश्चंस में गाइस नेवर मूव अहेड विदाउट मेकिंग द डायग्राम। आपको चाहे 100% कॉन्फिडेंस है कि ये सही है, फिर भी डायग्राम बनाए बिना नहीं करना, बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो सकती। ठीक है, क्वेश्चन में हमको बोला है टू टेंसाइल फोर्सेस, टू टेंसाइल फोर्सेस मतलब बोथ द फोर्सेस आर गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, तो वही तो हमें चाहिए पैरेललोग्राम लॉ के लिए, राइट। सो वी हैव गॉट टू टेंसाइल फोर्सेस 50 एंड 40, मेक अ डायग्राम। इसका डायग्राम बनाइए प्लीज। राइट, सॉरी क्यू, ओके, ऐसे हमने लिया। सो नाउ इफ यू वांट टू अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, वी जस्ट नीड टू डू दिस cos 60 degree, theta is our 60 degrees. So what is the value of R?
मुझे आर मिल रहा है, एंड डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, मतलब वी विल बी फाइंडिंग एंगल विथ एनी वन ऑफ दिस फोर्सेस. सो लेट अस फाइंड एंगल विथ पी, रिजल्टेंट का पी के साथ एंगल. So what is the angle we are getting? Determine the resultant of two concurrent forces 100 kilonewton compressive and 80 kilonewton tensile acting at a point with angle between them 60 degrees. Also find angle made by resultant with 80 kilonewton force. 100 kilonewton compressive and 80 kilonewton tensile acting at 60 degree. Make a diagram. ट्रांसमिसिबिलिटी यूज करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे कीजिए इसको. What will be the value of theta? It will be 120, right? ये 100 किलो न्यूटन कंप्रेसिव है, तो तब उन दोनों के बीच में 60 डिग्री है. वी विल बी यूजिंग ट्रांसमिसिबिलिटी टू टेक इट ओवर हियर. ओके, तो जब पैरेललोग्राम बनाना है तब दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल है. ओके, सो
this will be the value of theta, and then we find resultant with the same formula, taking theta equals to 120. This is what we'll be doing, right? P और Q किसको दिया है वो ध्यान में रखें. We want angle with 80 kilonewton force. Okay. ये थोड़ा सा बड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ट्राई टू मेक डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन और फिगर आउट करो कि क्या स्टेप्स करेंगे इसमें. Two tensile forces acting at an angle 120 degree between them. Bigger force is 40 kilonewton. Resultant is perpendicular to the smaller force. Resultant is perpendicular to the smaller force. Find the smaller force and the resultant force. क्या ये डायग्राम से मैच कर रहा है आपका डायग्राम? उल्टा भी हो सकता है. आपने अननोन फोर्स यहां पे लिया, 40 वाला फोर्स यहां पे लिया, तो रिजल्टेंट ये साइड पे जाएगा. इज इट मैचिंग? दोनों फोर्स ऑब्वियसली पहले से ही टेंसाइल ही दे दिए है. कोई ऐसा है जिसको ये डायग्राम समझ में नहीं आया या कुछ अलग आ रहा है इससे? टू टेंसाइल फोर्सेस acting with 120 degrees between them. Bigger force is 40, smaller force is unknown. Resultant is at 90 degree from the smaller force. तो यहां से 30 डिग्री रहेगा. टोटल एंगल 120 है, राइट? तो अब दोनों में से कैसे भी आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो. आप क्या यूज कर सकते हो? वन इक्वेशन विल बी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू एफ कॉस 120 डिग्रीज. एक हो जाएगी ये चीज, ठीक है? बट इसको राइट अवे यूज नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है. दो अननोन है, दोनों का स्क्वायर है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है थोड़ा सा. सेकेंड थिंग कैन बी tan 90 डिग्रीज इक्वल्स टू, अब 90 डिग्री एफ के साथ है तो दैट मीन्स 40 साइन 120 अपॉन एफ प्लस 40 कॉस 120. ये एक इक्वेशन हो सकता है. दूसरा इक्वेशन बन सकता है इसके साथ, 40 किलो न्यूटन फोर्स के साथ. tan 30 डिग्रीज इक्वल्स टू एफ साइन 120 अपॉन 40 प्लस एफ कॉस 120. समझ रहे हो? तो इसमें से विच एवर इज इजियर यू कैन सॉल्व देम, और यू कैन सॉल्व एनी टू ऑफ देम जो आपको इजी लग रहे हो, और वहां से आप आंसर निकाल सकते हो. तो आप मुझे बताइए
क्या करना चाहिए? कोई बता सकता है मुझे? कौन सा इक्वेशन, अगर इसको बोलूं इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो कौन सा सॉल्व करना चाहिए? थोड़ा सा मैथ्स का नॉलेज पिक्चर में आएगा यहां पे. आई वुड गो विथ इक्वेशन 2 बिकॉज 1090 इज इनफाइनाइट. तो इसका मतलब क्या हुआ? एनीथिंग अपॉन 0, डिनोमिनेटर कैन बी डायरेक्टली इक्वल्ड टू 0, क्योंकि ये ऊपर तो नॉन जीरो है ना. 1090 इज इनफाइनाइट, दैट मीन्स दिस थिंग इज 0. तो बहुत ही आसानी से हमको मिल गया cos 120 विल बी -1/2. ओके, तो बहुत आसानी से हमको यहां पे मिल गया F इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन. किलो न्यूटन में है ना, न्यूटन में है, किलो न्यूटन में. समझ में आया? एवरीबडी गॉट दिस? ये इक्वेशन क्यों चूज किया मैंने? इट वॉज द इजीएस्ट वन, राइट? अगर ये करोगे तो भी चलेगा, 1 मिनट ज्यादा लगेगा, बट इससे नहीं करना चाहिए डायरेक्टली. ये तो क्लियरली विजिबल है, यहां पे 2 अननोन्स आर देयर, है ना. यहां से भी F इक्वल टू 20 ही मिलेगा आपको. So now use F over here and find out the value of the resultant. अब तो काम बहुत आसान है. $34.64 किलो न्यूटन्स. अब ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की कंडीशन क्या है? एक फोर्स के हेड के ऊपर दूसरे फोर्स का टेल होना चाहिए. अगर एक फोर्स ऐसा है तो दूसरा फोर्स हम यहां से लेंगे. ओके, एंड देन वी विल फाइंड द रिजल्टेंट. Not with this angle, but with the different angle. कि इसको अगर यहां पे लेते, अगर हम इसको यहां पे लेते, then this angle would have been our theta. तो उसके लिए हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है? R स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. ठीक है ना? ध्यान से देखना गाइस, ये अलग रूल है ही नहीं. दिस इज नॉट अ डिफरेंट लॉ, दिस इज द सेम लॉ विथ जस्ट अ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशन. ओके, अब इसकी जगह हम पैरेललोग्राम में क्या करते थे? दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा. ओके, नाउ इफ आई डोंट हैव दिस एंगल बट आई हैव दिस एंगल, मुझे ये एंगल पे फोकस करना है. ओके, देन व्हाट विल हैपन? कैन आई राइट बीटा इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा? मुझे ये पता है. सो आई कैन ऑल्सो राइट थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस बीटा. समझ में आ रहा है ना? ये
एवरीबॉडी, बीटा और थीटा एंगल, ये समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. सो आई कैन ऑल्सो राइट दिस जस्ट लाइक p square plus q square plus 2pq cos pi minus beta. Okay, then what will that be? Cos pi minus angle gives us what? Everybody, ये नहीं पता है तो 8th स्टैंडर्ड में वापस जाना पड़ेगा आपको. So if you want, you can note down this procedure. If you want, you can just note down the final formula, but diagram will be required. Make the diagram and note this down, at least this much, or you can note down the whole step. Triangle law of forces, analytical वाला triangle law. ओके, अब इसमें क्या नोट बनाएंगे? व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंट नोट ओवर हियर? एक फोर्स के हेड के ऊपर से दूसरा फोर्स स्टार्ट होना चाहिए. एक फोर्स के हेड के ऊपर दूसरे का टेल आना चाहिए. ओके, मतलब ये कौन सा केस है? कॉन्करेंट फोर्सेस ही है एट दिस पॉइंट. इंस्टेड ऑफ दिस पॉइंट वी आर फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट नाउ. One force needs to be compressive, another force needs to be tensile. Everyone agrees with this statement? Triangle law of forces के लिए एक force compressive और दूसरा tensile होना चाहिए सेम पॉइंट के ऊपर. Everybody agrees? समझ में आया ना ये सबको? तो ये नोट करके लिख लीजिए. ओके, एंगल बना देते हैं. अगर हमारा ट्राइंगल है ABC तो हियर विल बी यूजिंग साइन रूल. ध्यान से देखिएगा गाइस, साइन रूल स्कूल में पढ़ते थे. AC अपॉन उसके सामने के एंगल का साइन, AC अपॉन साइन बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा के सामने क्या है? BC अपॉन साइन अल्फा. साइन रूल पता है ना सबको? AC अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू BC अपॉन साइन अल्फा, राइट? तो AC क्या है? R, रिजल्टेंट. एंड BC इज Q. सो मुझे एंगल अल्फा चाहिए, आर का पी के साथ एंगल. दैट इज माई कंसर्न. सो दिस इज हाउ कैन गेट दैट. दिस इज हाउ आई कैन गेट दैट. समझ रहे हो? मतलब यहां पे क्या याद रखेंगे? जो फोर्स के साथ का एंगल है ना, जो फोर्स के साथ का एंगल चाहिए वो फोर्स आएगा ही नहीं. उसके सामने वाला फोर्स विल बी देयर इन द न्यूमरेटर. समझ में आ रहा है? अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ P. तो यहां पे P कहीं पे है ही नहीं, ओनली Q है न्यूमरेटर के अंदर. तो अगर Q के साथ का एंगल चाहिए तो इट विल बी P अपॉन R साइन बीटा. एवरीबडी इज गेटिंग दिस? इसका भी नोट बना दीजिए. ज्यादातर केसेस में क्या होता है गाइस, जब पैरेललोग्राम या ट्राइंगल लॉ से पूछते हैं ना क्वेश्चन, आप खुश हो जाते हो कि चलो ये तो पता है, सबसे इजी टॉपिक है, पहला टॉपिक है, काफी प्रैक्टिस किया है. प्रैक्टिस बहुत पहले किया था तो ये वाले पॉइंट्स जो है ना वो आप भूल जाते हैं अगर आपने नोट नहीं बनाया है उसका. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट. क्योंकि जब 6 महीने बाद आप इसको देखोगे ना तो यू विल नॉट बी सॉल्विंग ऑल दिस क्वेश्चंस अगेन. आप देखोगे हाँ भैया पैरेललोग्राम तो ये करते पता है,
ओके उस टाइम पे ये नोट्स बहुत जरूरी हो जाएंगे कि आपने अगर ये पॉइंट लिखा है कि डोंट मेक दिस मिस्टेक, तो आप इससे बचोगे, वरना इजी टॉपिक लगेगा, खुश हो जाओगे एग्जाम के अंदर और सिली मिस्टेक हो जाएगी. सो ऑलवेज मेक अ नोट ऑफ द थिंग्स फैकल्टी टेल्स यू इन द लेक्चर. ओके, जिस फोर्स के साथ चाहिए वो फोर्स यहां पे नहीं आएगा. एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस? एवरीबॉडी? ओके, तो फिर हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, वो हम ट्राइंगल लॉ से करेंगे फिर से. जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, क्योंकि एक कंप्रेसिव और एक टेंसाइल दिया हुआ है, ओके, राइट अवे, बट लेट अस फाइंड द एंगल मेड विथ 100 किलो न्यूटन फोर्स विथ ट्राइंगल लॉ. रिजल्टेंट फिर से फाइंड करो ताकि ये लॉ वेरीफाई हो जाए, और फिर 100 किलो न्यूटन के साथ का एंगल फाइंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से करेंगे ट्राइंगल लॉ से. तो मतलब 80 टेंसाइल ऐसे आएगा एंड 100 कंप्रेसिव विल गो लाइक दिस. ओके, और दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल था, मतलब नहीं, जब ये यहां पे था देन दिस वाज 60 डिग्रीज. ओके, दोनों के बीच में, तो इसको हम यहां पे ले सकते हैं, है ना, ऐसे जाएगा, तो इसको यहां पे लेंगे हम. देन अवर बीटा विल बी 60 डिग्रीज इटसेल्फ. ये किसको पता नहीं चला, और बीटा शुड बी 60 डिग्रीज. डायरेक्टली यहां पे भी बना सकते हो आप ट्राइंगल. एक के हेड पे ही दूसरे का टेल है ना, ये पॉइंट पे भी, तो डायरेक्टली यहां पे भी आप ले लो, तब भी बीटा विल बी 60 डिग्रीज इटसेल्फ. एवरीवन इज गेटिंग दिस? आप ये ट्राइंगल भी ले सकते हो और ये वाला ट्राइंगल भी ले सकते हो. अगर ये ट्राइंगल लिया तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ये वाला ट्राइंगल लिया तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ठीक है ना, ऐसे. ओके, for more clarity, either you can take this way or you can take this way. तो अब मुझे बताइए, if I need this angle, if I need this angle with the 100 kilonewton force, तो कैसे मिलेगा? मुझे ये एंगल की वैल्यू चाहिए यूजिंग साइन रूल. लेट अस से इसका नाम हम दे देते कुछ भी और कुछ रखेंगे, इसको अल्फा बोलते हैं. चलो, दिस इज अल्फा फॉर अस, क्योंकि आर का 100 के साथ का एंगल चाहिए हमको. व्हाट विल हैपन?
जब तक हो सके फॉर्मूला से बाहर निकलो एज मच एज पॉसिबल. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमको ऐसे ही हमारा पूरा स्कूलिंग हुआ है कि याद रखो याद रखो याद रखो. और 11th-12th में तो खास करके 12th में यही हो जाता है हमारे साथ कि यार इसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था. इवन इन मैथ्स वी जस्ट मेमोराइज द स्टेप्स. स्टेप 1 में x को बाहर निकालो, स्टेप 2 में डिफरेंशिएशन करो, स्टेप 3 में स्क्वायर करो. ऐसे याद रखना पड़ता था हमको. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. एक्चुअली उसके पीछे का कंसेप्ट समझ लो ना, फॉर्मूला अपने आप निकल जाता है कभी भी. ट्राई टू डू दिस एटलीस्ट इन सम अप्लाइड सब्जेक्ट्स. ओके, आपको बहुत हेल्प होगी, नॉट ओनली फॉर गेट, फॉर लाइफ टाइम. ऑलराइट. दूसरी एक बात, अभी तो काफी इजी फॉर्मूला है. कभी कभी होगा कि देयर इज नो वे आउट, फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा. ऑब्वियसली ऐसे भी होंगे. अगर 2.5-3 पेज का डेरिवेशन है तो वो गेट में करने थोड़ी बैठेंगे हम. वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑल्सो इन मेनी केसेस. तो अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके आपने 5, 7, 10 क्वेश्चन किए फिर भी आपको याद नहीं रह रहा है, तो बहुत सिंपल सी टेक्निक्स है. उसको अपने वार्डरोब के, कपबोर्ड के या अपने रूम के डोर पे लगा दो. अपने मोबाइल फोन का या लैपटॉप का वॉलपेपर बना के रख दो. सिर्फ 2-3 दिन इसको रखेंगे ना आप कितने बार दिन में मोबाइल अनलॉक करते हो पता है. इफ इवन यू डू दिस फॉर 2 to 3 days, वो फॉर्मूला आपके दिमाग में छप जाएगा. ठीक है, तो ऐसी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो फॉर सम रिजिड फॉर्मूला. डोंट यूज इट फॉर ऑल फॉर्मूलाज, अदरवाइज उसकी भी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, आपके दिमाग को हैबिट हो जाएगी. ठीक है, सेम तरीके से आपने 1000 चीजों को विजुअलाइज किया है तो वो फिर मिक्स होने लगती है. ठीक है, तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो डिफिकल्ट फॉर्मूला के लिए. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, लामीज थ्योरम, फ्री बॉडी डायग्राम ये देखेंगे और फिर सारे चैप्टर के गेट के क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. ठीक है, आज डेलिबरेटली हमने थोड़ा सा छोटा लेक्चर किया है और थोड़ा सा स्लोली भी किया है, आपको रियलाइज हुआ होगा. ठीक है, बट नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वी विल इंक्रीज द स्पीड अ लिटिल बिट. दिस वाज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू अ न्यू एनवायरमेंट. ऑलराइट, टेक केयर एंड जय हिंद.